गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी? जितने लोग आए हुए हैं प्रेजेंट हैं, पहले से लिंक मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग आके और ऑलरेडी क्लास में बैठ जाएं, क्योंकि स्कूल्स में या कॉलेजेस में क्या होता था, टीचर के आने से पहले सब लोग बैठ जाते थे ना आगे कि टीचर आते तो प्रेजेंट लेगा और अपना स्टडी स्टार्ट कर देगा। तो वैसे ही इसलिए मैं लिंक पहले देता हूँ यार, आके 5 मिनट 4 मिनट पहले बैठ जाया करो क्लास में, ताकि प्रेजेंट सर करके मेरे को मिले मैसेज सबका, हाँ सभी प्रेजेंट आ गए हैं। अभी क्लास स्टार्ट हो गए 5-7 मिनट की 10 मिनट की चली जाती है, तब धीरे धीरे आते हैं बाद में लोग। चलिए क्लास के एंड में बताएंगे, कुछ चेंजेस हुआ है क्लास के टाइमिंग में, वो एंड में बताएंगे, तब तक सब लोग आ जाएंगे। आज हम लोग स्टडी की बात करें तो आज शुरू करने वाले हैं फायर साइंस के कुछ टॉपिक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो बीच में क्लास छोड़ना नहीं है। मुझे पता है जो एक बार क्लास ज्वाइन करता है तो बीच में छोड़ता भी नहीं है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, इग्निशन टेम्परेचर क्या है, स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर क्या है, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, सब्लिमेशन, ये सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल वे के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा, आप भी समझने की कोशिश करना, तो बने रहना क्लास में लास्ट तक। फायर साइंस के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा ट्रांसमिशन ऑफ हीट की। इसकी क्लास मैं भी दे चुका हूँ और मेरे अलावा बहुत लोग पहले दे चुके हैं ये क्लास, लेकिन हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, इसलिए फिर से इसको रिपीट करना या बताना समझाना ज़रूरी है, वरना मेरे ख्याल से इसको बताने की ज़रूरत है नहीं। इस पर स्पेशल भी क्लास बनी हुई है चैनल पे, आधे घंटे की करीब कम से कम। अगर स्पेशली ट्रांसमिशन ऑफ हीट देखना है तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए फिर ट्रांसमिशन ऑफ हीट सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसमिशन ऑफ हीट का मतलब, ट्रांसमिशन होता है स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। ऑफ हीट, गर्मी का। तो ये गर्मी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर पदार्थ अलग अलग प्रकार के हैं, और टोटल कितने प्रकार के हैं? 3, ठोस, द्रव्य, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो तीनों प्रकार के जो पदार्थ है ना, उन तीनों में गर्मी अलग अलग तरीके से ट्रांसमिट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, सभी में अलग तरीके से। तो अब हम सीखेंगे कि टोटल तरीके कितने हैं जिनसे गर्मी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। 1, 2, 3। सबसे पहला कंडक्शन। आई नो आप में से काफ़ी ज़्यादातर लोग जानते होंगे, बट फिर भी सिलेबस है बेटा, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। और दूसरा होता है कन्वेक्शन, और तीसरा तरीका होता है इसका रेडिएशन। ठीक है, तीनों के बारे में एक एक पता करते हैं। कंडक्शन, ये जो कंडक्शन होता है ये मोस्टली सॉलिड पदार्थ जो होते हैं, ठोस पदार्थ जो होते हैं, उनमें होता है। कन्वेक्शन जो है ये लिक्विड पदार्थों में ज़्यादातर मिलता है आपको। और रेडिएशन दिखाई नहीं देगा, पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी इसमें गर्मी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। ये सभी प्रकार के पदार्थों पे उपयोग किया जा सकता है, बाकी गैसों में तो सिर्फ यही होता है। ठीक है भाई, कोई कमी होगी तो बता देना, बाद में सुधार लेंगे उसको। तो ये तो पता चला कि कौन सा मेथड किस प्रकार के पदार्थ में हीट ट्रांसमिशन के काम आता है, किस में कैसे हीट ट्रांसमिट होती है। अब एग्जाम्पल के बिना इसको समझना थोड़ा मुश्किल है यार, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे।
कंडक्शन, इसको कंडक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तरह से ये कंडक्टर का ही काम करता है। कंडक्टर का काम, कंडक्टर जानते हैं कौन होता है? बस में, चलो टिकट कंडक्टर की बात ले लेते हैं। टिकट कंडक्टर तो सभी देखा, सबने टिकट भी ली होंगी। तो अब एक बस में ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 8-10 सीट हैं, कंडक्टर बैठा हुआ है यहाँ पे, और किसी ने टिकट लेनी है यहाँ पे जो 2 नंबर पे है। तो ये क्या करता है, उठ के आने की बजाय पैसे दे देता है ये पिछले वाले को, ये फिर दे देता है इसको पिछले वाले को, ये दे देता है पिछले वाले को, और ये पकड़ा देता है इसको कि भैया टिकट दे दो उस बंदे के लिए, ये टिकट देगा। ऐसे करके कंडक्शन विधि चलाई जाती है, कंडक्ट किया जाता है। इसका हमारे हीट ट्रांसमिशन में क्या इफेक्ट हुआ? तो ये जो ठोस पदार्थ या खासकर जो मेटल होते हैं, मेटल की हम बात करेंगे, मेटल्स जो होते हैं उनमें कंडक्शन विधि से ही गर्मी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे कि आप कोई किसी भी तरीके का एल्यूमिनियम का, लोहे का या तांबे का, पीतल का, किसी भी चीज़ का कोई एक डंडा, एक सरिया या कोई भी एक चम्मच, कड़छी, कुछ भी एक चीज़ ऐसे लेके उसको आग पे जब लगाएंगे तो आग सामने से जहाँ उसको आग लग रही होती है वो लाल हो जाता है बिल्कुल। और लाल आग हम बिल्कुल आगे लगा रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे गर्म होते होते हमारे हाथ तक पहुँच जाता है, कई बार उसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो आग तो हमने सिर्फ यहाँ लगाई हुई थी ना, तो ये यहाँ तक कैसे गर्म हुआ जो हम पकड़ भी नहीं पाए? यही कंडक्शन विधि है, ये कंडक्शन विधि है। इसमें मेटल्स में क्या होता है, कंडक्शन विधि में इसके जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल, जो एटम्स होते हैं ना, यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक रॉड है कोई किसी भी तरीके के मेटल की, और यहाँ हमने इसके नीचे आग जला दी या इसको आग पे रख दिया, तो इसके जो सामने के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, वो गर्म होके, बहुत ज़्यादा गर्म होके लाल हो जाएंगे। फिर गर्मी इनकी सहन शक्ति से ऊपर निकलने लगती है। ये लोग उतनी ज़्यादा गर्मी को सहन कर नहीं सकते, हर किसी की लिमिट होती है। तो फिर ये क्या करते हैं, खुद गर्मी पाके और बाकी गर्मी अपने आगे वालों को, इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर ये गर्म हो जाते हैं। पूरी गर्म होने के बाद इनको जब गर्मी मिल गई तो ये अपने से आगे वालों को हीट ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे ही ये हीट ट्रांसफ़र होते 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 यहाँ तक पहुँचती है। इसे कहते हैं कंडक्शन मेथड। समझ में आ गया होगा? वरना किसी भी लोहे, पीतल या स्टील की किसी भी चीज़ को आग में लगा के और चेक करके देख लेना। चलो दूसरी बात करते हैं। रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, ये तीनों अलग अलग करके हो गया है। अब तीनों को एक साथ समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। रेडिएशन में क्या होता है, लास्ट एक लाइन और बढ़ाऊंगा मैं। रेडिएशन में ये गर्मी जो आती है वो, उसका क्या सिस्टम होता है कि विकिरण के सामने, विकिरणों के सामने जो रेज होती हैं, इनके सामने जब कोई भी पदार्थ आएगा तो ये सीधा उसको गर्म करेंगी। यानी कि आप ज़मीन पर खड़े हैं और ऊपर से गर्मी पड़ रही है सीधी, आप सनलाइट डायरेक्ट आप पे पड़ रही है, तो आपका सर गर्म होगा। सर के ऊपर अगर कुछ रख दोगे तो वो गर्म हो जाएगा, अगर उसके भी ऊपर कुछ और रख दोगे तो वो गर्म हो जाएगा। तो रेडिएशन का सिस्टम होता है कि सामने जो पदार्थ आएगा उस पे जाके पड़ेगी और उसको गर्म कर देंगी, लेकिन विकिरणें दिखाई नहीं देती हैं, मगर इनके जरिए गर्मी एक जगह से दूसरी जगह जरूर पहुंचती है। ठीक है, तो अब तीनों को एक साथ सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम रेडिएशन सीखेंगे। देखिए, यहाँ आग जल रही है इतनी नीचे और पतीला रखा है इससे ऊपर। देखिए, पतीला यहाँ रखा है, आग यहाँ तक जल रही है, तो ये जो बीच का गैप है इसमें आग पतीले को डायरेक्टली टच तो नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी पतीला पूरे दूध को उबाल रहा है, पानी को उबाल दे रहा है। तो ये गर्मी जब दिखाई नहीं दे रही है, इतनी नीचे है, तो पतीला कैसे गर्म हुआ? तो ये जो यहाँ हीट जो पतीले तक पहुँच रही है आग से इतने गैप के बीच में, इसी को हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। अब दूसरा कन्वेक्शन, ये पतीला गर्म होके यहाँ के जो नीचे के जो अणु हैं लिक्विड के, उसको गर्म कर रहा है और ये गर्म होके धीरे धीरे अपनी गर्मी बांटते हुए ऊपर तक जा रहे हैं।
फिर ठंडे होके वापस नीचे आ जाते हैं, फिर वापस गर्म होके फिर ऊपर तक चले जाते हैं। इस तरीके से पतीले में टोटल जितना भी किसी भी चीज में लिक्विड होता है वो पूरी तरीके से गर्म हो जाता है। तो ये जो विधि है ये हमारी हो गई कन्वेक्शन। अब तीसरा बचा कंडक्शन। तो ये जो पतीला या जो भी ये बर्तन था हमने जो रखा, ये मेटल का है, ठोस पदार्थ है। तो ये यहां से इसको गर्मी मिल रही है बिल्कुल सामने से बस, लेकिन फिर भी आपने कभी पूरा गर्म होने के बाद लिक्विड को, दूध चाय या जो भी आप रखते हैं उसको गर्म होने के बाद उतार के देखा है कि यहां तक गर्म हो जाता है पूरा? कभी कभी हाथ भी जला होगा आप लोगों का, लेकिन गर्मी तो यहां पड़ रही है ना भाई, वो वहां गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कंडक्शन विधि द्वारा गर्मी पहुंच रही है मेटल में। यहां से ये इसके अणु गर्म होते होते आगे गर्मी को ट्रांसफर करते जा रहे हैं, आगे कर रहे हैं, यहां तक गर्मी पहुंचा दी इन्होंने। तो ये जो मेटल में यहां तक इसकी हैंडल तक गर्मी पहुंच गई है, ये हमारा होता है कंडक्शन विधि। तो तीनों मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन के आपको मेरे ख्याल से समझ आ गए होंगे। इससे आसान तरीका मैं भी नहीं लगा सकता समझाने के लिए। फिर भी डाउट रहे तो रिपीट करके एक बार देख लेना, जरूर समझ जाओगे। आगे जाते हैं, क्लास लंबा हो रहा है। इग्निशन और स्पॉन्टेनियस इग्निशन लगभग दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। एक्चुअली इग्निशन टेम्परेचर क्या है? सिंपल सा होता है कि भाई वो तापमान जिस पर कोई भी जलने लायक वस्तु जलने के लायक बन जाती है। समझेगे नहीं? अभी मेरे हाथ में कपड़ा है, इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? ये उस तापमान तक पहुंच जाए या इसको वो तापमान मिल रहा हो जिस पर ये जलने के लिए तैयार है। इसको कहीं से भी इग्निशन मिला तो ये तुरंत जल जाएगी। लेकिन इसी को अगर गीला करके रख दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से जलेगी नहीं, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर इसको मिलेगा नहीं। हाँ, इसको ऊपर धूप में रख दिया जाए 40-45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा। समझे ना? तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर वो तापमान होता है, वो ताप होता है जिस पर कोई भी ज्वलनशील वस्तु जलने के लिए तैयार होती है या जल सकती है। जिस तापमान पर कोई भी चीज जलने वाली जल सकती है उसी को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोल सकते हैं। अब होता है स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर। यहां मैं इग्निशन लिखना भूल गया बीच में, तो ये इग्निशन को आप यहां मान लीजिए। स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जो खुद ब खुद पैदा होता है। आपको ना तिल्ली लगाने की जरूरत, ना लाइटर लगाने की जरूरत, ना कोई और किसी चीज की है। कुछ मटेरियल, कुछ पदार्थ, मैटर ऐसे होते हैं जो इतने गर्म हो जाते हैं अपने आप कि उनको बाहर से किसी भी तरीके के इग्निशन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुद अपने आप इग्नाइट हो जाते हैं, अपने अंदर वो ज्वाला उनके अंदर खुद ब खुद भड़क जाती है। तो उस टेम्परेचर को जिस पे कोई भी चीज अपने आप इतनी गर्मी पैदा कर दे कि उसमें आग लग जाए, उसी को हम स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे शुद्ध देसी हिंदी भाषा के अंदर। इंग्लिश में तो आप किताबों में ही पढ़ सकते हो, इंटरनेट पे ही पढ़ सकते हो। अब फ्लैश पॉइंट पे आते हैं बेटा। फ्लैश पॉइंट में और फायर पॉइंट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यार ये दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों चीजों में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बस समझने का फर्क है। थोड़ा सा अगर समझ गए तो डिफरेंस समझ आ जाएगा, वरना सारी जिंदगी लगेगा दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो फ्लैश पॉइंट वो होता है जिस पर कोई भी चीज, जलने वाली चीज, कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल, ज्वलनशील वस्तु इतनी गर्म हो जाती है, उसमें से इतनी वेपर छूटती हैं, उसमें से इतना वेपराइजेशन हो जाता है कि कहीं से जरा सी भी अगर उसको एक चिंगारी भी मिली तो उसके अंदर से एकदम से ज्वाला भड़केगी, एकदम से फ्लैश निकलेगी। तो वो टेम्परेचर जिस पर पहली बार आग लगती है, आग जलती है, आग भड़कती है, उसी टेम्परेचर को हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। तो फिर फायर पॉइंट क्या है? ये फायर पॉइंट वो पॉइंट है, वो टेम्परेचर का पॉइंट है भाई, जिस पर कोई भी चीज आग को चालू रखने के लिए टेम्परेचर उसको मिलता रहता है। अब मान ले कि ये चीज को पहली बार जलने के लिए 60 डिग्री की आवश्यकता है, 60 डिग्री की इसको गर्मी दी जाए
और उसके बाद इसको हल्का सा भी कहीं से कुछ तिल्ली या पत्थर की चिंगारी भी अगर दी जाए तो ये भक करके एकदम जल जाए, तो वो हो गया इसका फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट सॉरी, जिसमें पहली बार इसके अंदर से फ्लैश निकली। इतना वेपोराइजेशन हो गया था कि इसके अंदर से पहली बार फ्लैश निकल गई। तो फायर पॉइंट क्या होगा? फिर उसके बाद इसको लगातार इतनी गर्मी मिलती रहे कि आग चालू रहे, दोबारा उसको कहीं से इग्निशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना उसमें से वेपोराइजेशन होता रहेगा कि आग अपने आप चलती रहेगी, तो वो उसका फायर पॉइंट आ जाएगा। यानी कि अब इसका आग चालू हो गया, अब नहीं बुझेगा। सब्लिमेशन, अब सब्लिमेशन वैसे पहले किसी चैप्टर में देना चाहिए था, थोड़ा छूट गया तो मैं इस बार दे रहा हूं बेटा। सब्लिमेशन किसे कहते हैं? ये थोड़ा नया है और बहुत कम लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, बट मैंने जरूर एक दो बार पढ़ाया है। सब्लिमेशन होता है कि बिना टेम्परेचर में कुछ भी डिफरेंस आए, सेम टेम्परेचर पे सॉलिड में से वेपोराइजेशन होना। जब किसी भी सॉलिड चीज में से 0 डिग्री टेम्परेचर रहते हुए भी वेपोराइजेशन हो जाता है तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे बर्फ को आप फ्रिज से बाहर निकाल के रखेंगे तो वो रहेगी बर्फ ही, पानी नहीं बनेगा उसका एकदम से, लेकिन फिर भी कभी ध्यान से देखना उसमें से धुआं सा उठता है दिखाई देगा आपको, भाप उठती दिखाई देंगी। तो वो जो भाप उठ रही है ना, उसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं। कि भाई किसी भी चीज का टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ लेकिन वो वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाए उसके अंदर बिना टेम्परेचर में चेंज हुए, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। और एग्जाम्पल भी बर्फ का मैंने दिया है, करके देख सकते हो या आप लोगों ने देखा हुआ है। तो आज के लिए क्लास काफ़ी है। क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी इसलिए चलाई है क्योंकि मैंने आपको कहा था लास्ट में बताऊंगा बेटा, क्लासेज में थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं, एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और बच्चों को भी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, मेरे पास बता रहे हैं कुछ लोग। तो डेली 2 क्लास करने की बजाय अब एक दिन में सिर्फ एक ही क्लास आपको मिलेगी, लेकिन वो 20 मिनट की बजाय थोड़ी लंबी, आधे घंटे या पौने घंटे की मिलेगी। एक दिन फायर की क्लास रहेगी, अगले दिन सेफ्टी की रहेगी, उसके अगले दिन फिर फायर की क्लास रहेगी, फिर अगले दिन सेफ्टी की क्लास रहेगी। इस तरीके से चलेगा और क्लास थोड़ा सा लंबी रहेंगी, लेंथ की रहेंगी। तो इंटरेस्टिंग अगर क्लास हो तो कितना भी लंबा हो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सभी क्लास आज थोड़ी सी लंबी चली है 10-12 मिनट, लेकिन आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा होगा कि हम लोगों को कितना टाइम हो गया क्लास लेते हुए। तो अब मंडे से सैटरडे संडे क्लास नहीं होंगी, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन क्लास रहेंगी। तो मंडे को ये जो क्लास अभी किसी भी हफ्ते के मंडे से लेके लगातार 5 दिन तक हमारी क्लासेज रहेंगी, एक फायर एक सेफ्टी, एक फायर एक सेफ्टी, एक फायर एक सेफ्टी। तो आज भी ये सिंगल क्लास ही आप लोगों को मिलेगी, दूसरी क्लास नहीं है। और टाइम हमने 12 बजे का इसलिए रखा है क्योंकि मॉर्निंग में बहुत से बच्चे ऐसे हैं हमारे जो ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, जाते ही उनको परमिशन नहीं मिलती है, टाइम नहीं मिलता है, क्लास वो लाइव में नहीं ले पाते हैं, फिर बाद में रिकॉर्डेड। तो और रिकॉर्डेड में मैं इसलिए रखता हूँ, वरना डिलीट कर सकता हूँ इसको। रिकॉर्डेड इसलिए रखते हैं कि जो टाइम पे ना ले पाएँ वो भी ना छूटें, वो भी क्लास को कभी भी कहीं भी रात को, दिन में, दोपहर में ले पाएँ इसको। तो 12 बजे का टाइम रहेगा, दोपहर में ही आप लोगों को क्लास मिलेगी, डेली एक ही क्लास मिलेगी, थोड़ी सी लंबी होगी। मैं एडजस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को पूरा का पूरा 1 साल के डिप्लोमा कोर्स का सिलेबस देने के लिए। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जैसा समय निकाल पा रहा हूँ उसी समय के अनुसार क्लास ले पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आप लोगों को समझ भी आ रही होंगी, अच्छा भी लग रहा होगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज फायर की है, कल सेफ्टी की रहेगी सेम टाइम पे, शायद इससे भी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है। तब तक के लिए जय हिंद।